पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होगा, ये सवाल बीते कई दिनों से हर किसी के मन में था। नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर विपक्ष के तमाम नेता केजरीवाल गैर पंजाबी और बाहरी होने का निशाना साधते रहे और कहते थे कि पंजाब में सिर्फ कोई पंजाबी ही मुख्यमंत्री बन सकता है। इन सभी हमलों पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज पूर्ण विराम लगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को विधिवत घोषणा कर दी कि पंजाब में संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भगवंत मान पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। पिछले हफ्ते पंजाब की जनता से मुख्यमंत्री पद के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम बताने की अपील करते हुए केजरीवाल ने एक मोबाइल नंबर जारी किया था। केजरीवाल ने बताया कि फोन और व्हाट्सएप के जरिए भगवंत मान को 93% से ज्यादा वोट मिले। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए भगवंत मान आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के प्रमुख होने के साथ साथ संगरूर लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। साथ ही भगवंत मान आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। इस मौके पर भगवंत मान काफी भावुक नजर आए। ये टीम वर्क है, बहुत वड्डी जिम्मेवारी अज मेरे ते पार्टी ने दिती है। पार्टी ने जिम्मेवारी दिती प्लस जिहड़ा लखां लोकां ने मेरे ते विश्वास किया, सो मेरी डबल जिम्मेवारी बन गई ते मैं डबल हौसले नाल काम करूंगा। केजरीवाल ने भगवंत मान को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के साथ साथ ओपिनियन पोल का हवाला देते हुए पंजाब में आम आदमी की सरकार आने का दावा तो जरूर किया है, लेकिन ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा कि क्या ये ओपिनियन पोल के आंकड़े वोट में तब्दील हो पाएंगे या नहीं। जब से उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से प्रदेश की राजनीति में हर दिन कोई न कोई फेरबदल देखने को मिल रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में नेताओं का पाला बदलने की खबर से इतर प्रदेश में अब एक दूसरे को भाई बोलने वाले भी अलग होते दिखाई दे रहे हैं। जहां विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के बीच तल्खियां की खबरें सामने आ रही थी, उन पर मंगलवार को मुहर लग गई, जब चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भीम आर्मी के उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। ये फैसला उन्होंने सपा से झटका मिलने की बात किया कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते जो उन्होंने आज तक काम किया है, उस काम के बलबूते जिसकी लड़ाई आज तक उन्होंने लड़ी है, उन माओं के, उन बहनों के विश्वास के भरोसे, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद के भरोसे और बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएगी। इस मौके पर चंद्रशेखर की बातों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। साथ ही इस बार चुनावों में भाई के सामने भाई के लड़ने की भी घोषणा कर दी। क्योंकि पिछले 2 महीने में हमारे साथ छल हुआ, हम राजनीति को समझ नहीं पाए, क्योंकि हम नए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हमारे लिए राजनीति इसी तरह की चीजें थी जिस तरह हम सामाजिक आंदोलन चलाते थे। कुछ लोगों के लिए ये हंसी का विषय भी होगा कि भाई चंद्रशेखर को उन्होंने बेवकूफ बना दिया, किसी और ने बेवकूफ बना दिया कि जब युद्ध होता है तो भाई भी भाई के सामने खड़ा हो जाता है। भाईचारा अपनी जगह है और राजनीतिक हिस्सेदारी अपनी जगह है। मैंने अपने नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम से सीखा है कि किसी का वजूद बनाने के चक्कर में अपना वजूद खत्म नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने सोमवार को चंद्रशेखर आजाद को निशाने पर लेते हुए कहा था कि वह किसी साजिश का शिकार हुए हैं और 2 सीटों पर राजी होकर पलट गए। लेकिन अब इस पर चंद्रशेखर आजाद ने हमला बोलते हुए कहा कि मेरे साथ उनकी 25 सीटों को लेकर बात हुई थी। जब आप अपनी बात से पलटते हैं ना, तो आप धोखा करते हैं। मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं आज बताता हूं कि मेरे साथ 25 सीटों पे वार्ता हुई थी। इसके पीछे कारण भी बता देता हूं। कारण ये था कि इस उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी रिकॉग्नाइज कराने के लिए आपको कम से कम 14 एमएलए जीतने पड़ेंगे या फिर आपको 80 लाख वोट चाहिए।
तो 14 एमएलए लड़के 14 एमएलए नहीं जीते जाते, इसलिए मेरी पहली वार्ता 25 सीटों पे हुई थी और मुझे विश्वास दिला गया था कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। आज मैं एक बड़ी लाइन खींचता हूं, मैं कभी इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैंने बंद कमरे की बात को बाहर नहीं लाया था, लेकिन ये गलती जिनके द्वारा हुई है, चुनाव के बाद उनको इस बात का पछतावा होगा, मेरा वादा है। चुनावी समर में राजनीतिक गठजोड़ होना आम बात है। सभी नेता नफा नुकसान देखकर ही किसी पार्टी से गठबंधन करती हैं, जो कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर का गठबंधन नहीं होने से साफ दिख रहा है। और वैसे भी राजनीति में एक कहावत काफी मशहूर है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता। नतीजे आने तक कब कहां नए राजनीतिक समीकरण बन जाए, ये कोई नहीं कह सकता। देश में कोरोना वायरस के मामलों में बीते 1-2 दिनों में कमी देखी गई है। लोग इस बात से थोड़ी राहत में तो आए हैं, लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि देश में कई राज्यों में टेस्टिंग की संख्या कम कर दी गई है। ऐसे में इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को इसमें ढिलाई न बरतने को कहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तुरंत कोरोना वायरस की जांचों की संख्या को बढ़ाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने इलाकों के हिसाब से सकारात्मकता के ट्रेंड को देखते हुए टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएं। कोरोना महामारी से लड़ने में टेस्टिंग बेहद अहम है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है और ये फिलहाल पूरे देश में फैल रहा है, और ऐसे में टेस्टिंग में कमी करना खतरे से खाली नहीं होगा पूरे देश के लिए। एडवाइजरी में कहा गया है कि जिन लोगों को भी कोरोना के लक्षण हैं, उनका टेस्ट किया जाए। इसके अलावा रिस्क वाले लोग जो कोरोना संक्रमितों के कांटेक्ट में आए हैं, उनका भी टेस्ट कराया जाए। बता दें, देश में बीते दिन भी 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो कि पिछले कई दिनों में देखा जाए तो काफी कम मामले हैं। लेकिन वर्तमान में देश में 17 लाख से ज्यादा मामले फिलहाल एक्टिव हैं, और जो हॉटस्पॉट थे वहां भी टेस्टिंग कम हुई है, जो कि एक चिंता का विषय है। भारत में कोरोना का कहर अब भी जारी है, लेकिन राहत की बात यह है कि देश में ये रफ्तार पहले की तुलना में अब कम हो रही है। लगातार तीसरे दिन वायरस का ग्राफ नीचे आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह जारी किए गए ताजा आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,38,018 नए मामले सामने आए, जबकि 310 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 1,57,421 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। इससे पहले रविवार को 2,58,000 नए मामले सामने आए थे। वर्तमान में देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब बढ़कर 17 लाख से ऊपर हो गई है। अब तक 3,53,94,882 लोग ठीक हो चुके हैं देश में, और रिकवरी रेट 94.09% हो गई है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो इसके केसेस बढ़कर 8,891 हो गए हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना का ग्राफ नीचे तो जरूर आया है, लेकिन इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि टेस्टिंग कम हो रही है। बात करें अगर राजधानी दिल्ली की, जो कि एक हॉटस्पॉट दूसरी लहर और तीसरी लहर दोनों बार में रहा है, यहाँ भी ग्राफ अब नीचे आ रहा है। दिल्ली में सोमवार को 12,527 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट भी कम होकर 27% पर आ गई। हालांकि बीते दिन सिर्फ 44,762 टेस्ट हुए। जहां राजधानी में महज एक हफ्ते पहले 1 लाख के करीब टेस्टिंग हो रही थी, वहीं अब टेस्टिंग इसकी आधी हो गई, और ऐसा ही अन्य राज्यों में हाल अब देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया भर की बात करें तो कोरोना एक्टिव केसेस मामले में दुनिया में भारत अब 6ठे स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत अब दूसरे स्थान पर है। देश में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियां फुल एक्शन मोड में हैं, जिसके तहत मतदान के करीब 1 महीने पहले ईडी सैंड माइनिंग मामले को लेकर पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जिन 10 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, उनमें से एक मोहाली में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी का घर बताया जा रहा है। ईडी ने मोहाली में भूपेंद्र सिंह हनी, जो कथित तौर पर सीएम चन्नी के रिश्तेदार हैं, उनके घर के साथ राज्य में 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। ईडी की ये छापेमारियां चुनाव से बच कुछ दिनों पहले हुई हैं, तो ऐसे में चुनावी माहौल में राजनीति को गरमाना ही था। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला।
तो दूसरी ओर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर रेत खनन करने का आरोप लगा दिया। पंजाब में अवैध रेत खनन और इससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ ईडी के छापों के कुछ घंटे बाद ही सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार पर चुनाव से पहले कांग्रेस पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई करने की बात कह दी। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। हम अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, ये किसी भी तरह इसको विफल नहीं करेंगे। साथ ही सीएम चन्नी ने पूरे मामले से अपने आप को अलग बताते हुए कहा कि ये 2018 का मामला है, उस समय तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था। केंद्र सरकार कितना भी दबाव बना ले, लेकिन पंजाबी कभी नहीं दबते। 2018 में मैं मुख्यमंत्री नहीं था। 2018 की 17-18 की कोई एफआईआर को बेस जैसे आप बता रहे हो बनाया जा रहा है, हमारा उससे क्या संबंध है। उस समय तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है, मैं इतना बता दूं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तो जैसे अपनी पीठ थपथपाने का मौका ही मिल गया, क्योंकि आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने ही पंजाब में सीएम चन्नी पर रेत खनन का आरोप लगाया था और अब ईडी की छापेमारी से उनको पंजाब सरकार को घेरने का एक मजबूत मौका मिल गया। मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं। पहले यूपी में आयकर विभाग के छापे और फिर अब पंजाब में रेत खनन पर ईडी के छापों ने विपक्ष को केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे दिया है। विपक्ष सवाल कर रहा है, आखिर चुनाव से बस कुछ दिनों पहले विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी क्यों शुरू हो जाती है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि इन कार्रवाई से किस पार्टी को चुनावों में फायदा पहुंचेगा और किसे होगा नुकसान। देश में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही आयकर विभाग और ईडी की छापेमारियों का दौरा शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक केंद्रीय एजेंसियों ने अवैध प्रारूपों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग की इतर कारोबारी की छापेमारी के कुछ ही दिन बाद पंजाब में ईडी भी हरकत में आ गई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय अवैध रेत खनन के सिलसिले में सीएम चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हानी और अन्य के ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की। ईडी ने सीएम चन्नी के रिश्तेदार के ठिकाने के अलावा 9 और जगहों पर छापेमारी की है। ईडी की यह छापेमारी मंगलवार सुबह से जारी है। इस मामले पर एक सूत्र ने बताया कि ईडी की टीम ने मंगलवार को सुबह हनी के होमलैंड हाइट्स स्थित आवास पर सबसे पहले छापेमारी की। छापेमारी के दौरान किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं दी गई। अवैध रेत खनन का मुद्दा पंजाब के चुनावी अभियान में सबसे चर्चित बिंदुओं में से एक रहा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर अवैध बालू खनन कारोबार से जुड़ा होने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में अवैध रेत खनन का मुद्दा उठा चुके हैं। केजरीवाल ने अपने पंजाब दौरे के दौरान सीएम चन्नी के संसदीय क्षेत्र चमकौर साहिब में अवैध बालू खनन होने की बात कही थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.